सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एफसीआरए बिल, और जिसको हम कहेंगे एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। तो आप शायद जानते होंगे एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में बिकॉज इसका अमेंडमेंट अभी न्यूज़ में है 2026 का, और बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज जैसे कि मिस्टर एम.के. स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने अपोज किया है इस बिल को, इस अमेंडमेंट बिल को। तो हम लोग इसको डिटेल में इस क्लास में जानेंगे। ओके, लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये होता क्या है? तो ये नाम में बहुत कुछ छुपा है। जैसे सिंपल लैंग्वेज है, इस तरह समझिए। अगर आप मान लीजिए कि एनजीओ रन कर रहे हैं, और एनजीओ रन करने के लिए यू नीड डोनेशंस। सो पैसे आप कलेक्ट करते हो, डोनेशन। कई बार क्या होता है, फॉरेन यानी दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से आप डोनेशन एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर आपको फॉरेन कंट्री से डोनेशन एक्सेप्ट करना है तो आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। इसको कहते हैं एफसीआरए लाइसेंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जो कि जनरली 5 साल के लिए दिया जाता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। अब आपको बताना है कि होम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो होम मिनिस्ट्री जो है, क्यों होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? देखो, होम मिनिस्ट्री जो है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है और सारा काम करती है। और एफसीआरए जो है वो इंश्योर ये करता है, ये लॉ, कि कोई भी फॉरेन फंडिंग जो वो मिसयूज नहीं किया जाए फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज या अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसीलिए होम मिनिस्ट्री जो ये ग्रांट करती है लाइसेंस, एफसीआरए लाइसेंस एनजीओस को। ओके, सो पहले भी 1970s में भी लॉज बने थे, बट रिसेंट ईयर्स में, देखो 1976 में पहले लॉ बने थे, फिर 2010 में एक नया कानून बनाया गया, और वो रेगुलेट करती है फॉरेन डोनेशन, फंड्स, गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी एनजीओस इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो बाहर कंट्री से आते हैं, है ना। और ये इंश्योर किया जाता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट नहीं जाए, इसीलिए होम मिनिस्ट्री जो है वो लाइसेंस ग्रांट करती है। ओके, एफसीआरए का। तो इसमें रिक्वेस्ट रेज करना होता है, फिर जो है गवर्नमेंट लाइसेंस देती है जो भी एनजीओस वगैरह होती है उसको। तो उसमें एक दो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि जो एफसीआरए, अगर आपको एफसीआरए चाहिए तो वो सिर्फ एक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट होता है, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, वहां आपको संसद मार्ग, वहां आपको अकाउंट खुलवाना होगा, एफसीआरए अकाउंट, और इसके थ्रू फिर आप पैसा मंगा सकते हो बाहर से। ओके, और इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल कि आपको एफसीआरए लाइसेंस बीच में भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया, यानी जिस पर्पस के लिए मंगवाया, मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया कि मैं हॉस्पिटल खोलने के लिए मंगवा रहा हूं, तो उसी के लिए यूज करना होगा। ठीक है, और आपने मिस यूज नहीं किया, करप्शन नहीं हुआ, है ना, मेनी थिंग्स आर देयर। तो पूरा एफसीआरए लॉज में मेंशन्ड है। तो उसको एक बार 2022 में अमेंड भी किया गया था, एफसीआरए अमेंडमेंट को। एक तो 2010 में बनाया गया था मेन कानून, है ना, फिर उससे पहले 1976 में एक बनाया गया था, लेकिन अभी वाला जो है 2010 वाला है, उसको 2022 में अमेंड किया गया, फिर अभी जो 2026 में अमेंड किया जा रहा है ये न्यूज में। तो हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, देखिए 2021 की न्यूज है, हैज आस्क्ड ऑल एनजीओ सीकिंग फॉरेन डोनेशन टू ओपन एफसीआरए अकाउंट ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच। तो कहा गया था कि एक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो न्यू दिल्ली ब्रांच है, संसद मार्ग, उसी में आपको एफसीआरए का अकाउंट खोलना होगा, तभी आप बाहर से पैसा मंगवा सकते हो वहां। ठीक है, नाउ तो ये पास में, और एफसीआरए 2022 में अमेंडमेंट हुआ था, पास में भी कई सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन जो अभी जो है जिसकी हम लोग बात करें वो है एफसीआरए अमेंडमेंट 2026। ओके, तो ये क्यों न्यूज में, इसमें क्या क्या चीजें वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वाई ऑपोजिशन पार्टी जो इसको अपोज कर रही है उसको हम लोग जानेंगे। तो अगर आप जैसे कि हमने बताया कि मैंने आपसे पूछा कि होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, सो मिस्टर अमित शाह इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या जानना है? फर्स्ट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये 25 मार्च 2026 को अभी इंट्रोड्यूस किया गया, और ये एक्ट रेगुलेट करता है एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस एंड कंपनीज। कोई भी कंपनी है, कोई इंडिविजुअल्स है, कोई एनजीओ है, वही एनजीओ इसी में आ गया, एसोसिएशन में, अगर वो बाहर से पैसा मंगवा रही है तो उसको कैसे मतलब यूज करना है ना, कोई मिसयूज तो नहीं कर रही है पैसे को, तो इसके लिए एफसीआरए लॉज बनाए गए, है ना। सो फॉरेन सोर्सेस क्या क्या हो सकता है? फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी, है ना, सिटीजन्स, अगर ये लोग बाहर से पैसा दे रहे हैं तो ये सब फॉरेन सोर्सेज में शामिल होता है। ठीक है, नाउ तो इसमें क्या है कि आपको पता होगा, अंडर द एक्ट सर्टेन प्रोविजन मस्ट रजिस्टर विद सेंट्रल बैंक फॉर एक्सेप्टिंग। यस, तो आपको एफसीआरए लाइसेंस चाहिए, आप रजिस्टर कराओगे। अगर आप इंडिविजुअल हो या एनजीओ चला रहे हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, आपको बाहर से पैसा मंगवाना है ना, जैसे कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो एक्ट, ऑफ कोर्स एक्ट के पास पावर है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको लाइसेंस दे और चाहे तो बीच में कैंसिल भी कर दे ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ठीक है। उसमें कानून में सारा मेंशन है कि कौन कौन से ग्राउंड्स पर आपको जो है आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है ना। अभी जो बात हो रही है वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है। जो मेन जो 2026 का बिल है, in case of surrender or cancellation act provides that foreign contribution assets created or will vest in such authority as may be prescribed। तो इसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अराउंड आज की क्लास डिस्कशन है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, द बिल एड्स दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी डीम्ड टू हैव सीज्ड, सीज मतलब स्टॉप हो जाएगा, यानी लाइसेंस जो है एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल वाज मेड, इन्हें आपने जैसे आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया फिर आपने अप्लाई रीअप्लाई नहीं किया, या रिन्यूअल के लिए आपने रिक्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया और एक्सपायरी डेट आ गया, है ना। इन केस ऑफ कैंसिलेशन सरेंडर सीजिंग द बिल replaces existing framework on management foreign contribution assets created or foreign, in such cases foreign contributions will provide to designated authority। हाँ, यही मेन चीज है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसको हम लोग मेन बिल से समझते हैं, ये तो अभी मैं आपको एक समरी बता रहा था जो पीआरएस की वेबसाइट पे दिया होता है, लेकिन हम आपको मेन समरी से बताते हैं। तो जो मेन लॉ है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। Foreign contribution and assets created out of foreign contribution of any person whose certificate has been cancelled or has surrendered certificate has seized from the date shall surrender vest provisionally in the designated authority। तो जैसे मान लीजिए आपकी एक एनजीओ है, आपने फॉरेन से पैसा मंगवाया, ओके, उसका आपने हॉस्पिटल खोला, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, और मान लीजिए कई साल तक आपने चलाया, उसके बाद आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया या आपने रिन्यू नहीं किया या एक्सपायर कर गया, वॉट एवर इज द रीजन। तो जो भी आपके पास जो एनजीओ का जो भी वर्थ आया, ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कंट्रोल में चली जाएगी, है ना। फ्रॉम द डेट शैल सरेंडर और सेसेशन वेस्ट प्रोविजनली विद द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। प्रोविजनली उस टाइम पीरियड के लिए एक सर्टेन, या आप समझो टेम्पररी के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास वो सारा अमाउंट चला जाएगा, या जो वॉट एवर द एसेट्स क्रिएटेड, जो भी एसेट्स क्रिएट हुआ है ना। एन एसेट मतलब जो भी आपने एनजीओ से हॉस्पिटल ओपन किया, स्कूल ओपन किया, या जो भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज होती है ना। वेदर क्रिएटेड एक्वायर्ड पार्टली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड पार्टली फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो भी मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका एनजीओ है, आपने कुछ पैसा फॉरेन से मंगवाया और कुछ डोमेस्टिक से डोनेशन लिया, और दोनों मिला करके भी अगर आपने हॉस्पिटल खोला तो पूरा, और उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो हॉस्पिटल जो है एफसीआरए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में चला जाएगा। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन इन सबसेक्शन 1 may make an application to the designated authority for return of any distinct etc and the return being satisfied shall be on auditor। लेकिन अगर एक कंडीशन ये है कि अगर जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ और हॉस्पिटल या कोई भी ऐसे एसेट हो वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला गया, लेकिन अगर इसने रिक्वेस्ट रेज किया कि हमको वापस दे दीजिए, और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को लगा कि ठीक है इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी चाहे तो रिटर्न भी कर सकती है जो भी एसेट है ना। हॉस्पिटल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, स्कूल बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी एसेट। तो हम लोग हॉस्पिटल की जगह एसेट वर्ड लिखेंगे, है ना, चूंकि ये वर्ड लिखा हुआ है, वो तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा था, है ना। है ना, upon vesting the assets in sector the designated may either directly or through administrator take possession of the assets, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने उसको कोई भी एसेट है ना, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से बिलोंग कर रहा था, जिन्होंने फॉरेन से फंडिंग उठाई थी और उनका लाइसेंस अब कैंसिल हो गया, तो ये एसेट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर फ्रेश सर्टिफिकेट इशू हो गया, है ना, या रिन्यूड हो गया, तब उस केस में शैल रिटर्न द अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो जो भी एसेट है या मनी जो भी जमा हुआ है सब आ जाएगी, सब एसेट, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सब वो वापस कर दे अगर जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो गया, ठीक है। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, ठीक है। तो आई होप एक क्लियर, ये सिंपल लैंग्वेज में डेजिग्नेटेड शैल अप्लाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एसेट्स परमिटिव एसेट फॉर पब्लिक पर्पस। हाँ, अब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने भी आपको बताया कि जो कोई भी एसेट है या मनी या वॉट एवर इट इज, सब कुछ इसमें आ जाएगा, जो कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास गया या सीज कर लिया उन्होंने। क्यों? इसलिए कि जिनका लाइसेंस था, जो कोई भी एनजीओ, इंडिविजुअल कंपनी का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया था, तो ये जो एसेट आई, ये चाहे तो ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी खुद लेकर के किसी मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दे, एनी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अथॉरिटी और द एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी जाकर के किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी बॉडी उसको भी ट्रांसफर कर सकता है, जो कि लॉ में या जो आगे बताया जाएगा, मतलब या रूल्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात कही जा रही है, ठीक है। ये बेसिक चीजें, अगर आप चाहो तो बहुत डिटेल में, है ना, इसमें और डिटेल्स, बट आपको रफ आइडिया होपफुली लग गया होगा, है ना। ठीक है।
ठीक है। और देयर सो मेनी थिंग्स, तो मैं अभी बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, बट आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, तो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं जाना। अभी एडिटोरियल आया था 4 अप्रैल को, फियर ऑफ द फॉरेन ऑन द एफसीआरए अमेंडमेंट्स, इसमें वही बात कही गई थी, सीज मैरिज एंड डिस्पोज ऑफ एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु लूज देयर एफसीआरए, है ना। तो इसमें तो एडिटोरियल था, तो ये द हिंदू के एडिटर्स लिखते हैं, तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था ये एफसीआरए को। तो once an FCRA registration ceases, यानी रुक स्टॉप हो जाता है, designated authority can take control of the foreign funds, schools, hospitals, places of worship and use them। तो जो कोई भी स्कूल या हॉस्पिटल या प्लेस ऑफ वर्शिप बनाया गया था वो सबको सीज कर लिया जाएगा और उसको फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यूज करेगी। इसमें क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था कि नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन और एजुकेशन प्रोसेस, यानी एक तरह से कहा जुडिशियल डिसीजन है ना, तो इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। ये द हिंदू के एडिटर्स ने लिखा कि इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट डिसीजन लेगी और सीज कर लेगी स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेस ऑफ वर्शिप को, तो ये और इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया था द हिंदू के एडिटर्स के द्वारा इस आर्टिकल में। द सेंटर ग्रांट्स एफसीआरए परमिशन कैन डिसाइड टू विथड्रॉ द परमिशन बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन डिसीजन। हाँ, तो ये कह रहे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी मान ली कोई हॉस्पिटल चल रहा है, मतलब इनका जो क्रिटिसिज्म है द हिंदू ने जो लिखा है वो ये कि उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर देगी, तो ये हॉस्पिटल जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा, जो कि ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगी। तो बता रहे कि अनफेयर है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। एंड और बहुत सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स, बिकॉज क्रिश्चियन ग्रुप्स का बहुत सारे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स चलते हैं इंडिया में, तो अगर उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो वो सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा। ये क्रिटिसिज्म लिखा जा रहा है इस एडिटोरियल में। और इसमें ये भी बयान किया गया कि एक्सप्लेन किया गया कि पहले 1976 में एफसीआरए लॉ बनाया गया, फिर 2010 में बनाया गया, है ना, फिर 2020 में अमेंड किया गया। सॉरी, मैंने गलती से 2022 लिख दिया था थोड़ा देर पहले, 2020 में अमेंड किया गया, ठीक है। फिर अब जो है 2026 में अमेंडमेंट ये बिल पास हो रहा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि ड्रैकोनियन, यानी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्श लॉ है और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है, मतलब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो भी तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, वही टेक ओवर कर लेगी, मतलब सीज कर लेगी जितने भी एसेट्स हैं। तो उसमें मतलब उनका कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जुडिशरी जब परमिशन दे तभी करना चाहिए। नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन लिख रहे ना, बिकॉज ना सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आई एम श्योर आपको पता होगा, है ना, एक तरह का पनिशमेंट है ना, तो जुडिशरी के हाथ से जजमेंट जाना चाहिए, तभी जो है स्कूल्स, हॉस्पिटल, प्लेस ऑफ वर्शिप जो है किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जाना चाहिए और सीज होना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है। Contended that neither union nor state possess the capacity to replace education, medical, charitable institution rendered by NPO। तो उन्होंने लिखा है, मिस्टर एम के स्टालिन ने कहा, ये जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने कहा है कि जो भी एजुकेशन, मेडिकल या चैरिटेबल सर्विसेज होती है, जो एनजीओ वगैरह चला रही है, वो शायद यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिप्लेस नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जो कि एनजीओ बहुत अच्छे से चला रही है, उनका कहने का मतलब है इसलिए। और अगर ऐसा ये बिल पास हो जाएगा तो फिर बहुत फियर होगा कि कभी भी उनका एसेट सीज कर लिया जाए अगर एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया। सो वही एम के स्टालिन साहब ने कहा कि अगर एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सो देयर चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल कैन बी स्नैच्ड विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस मतलब वही होता है कि आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ इन डिटेल, बट आर्टिकल 21 से फ्लो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कोर्ट के आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 29 और 30 कल्चरल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड है, 300 कैपिटल है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि विल अफेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स ऑल्सो, है ना। तो ये इस पर बात हुई। इनफैक्ट मिस्टर शशि थरूर ने भी कहा कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल से एंग्जाइटी अमंग माइनॉरिटी, स्पेशली क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, बिकॉज क्रिश्चियंस लोग का काफी स्कूल्स एंड कॉलेजेस होता है इंडिया में, एनजीओस, एफसीआरए एक्सेट्रा, ठीक है। सो दे गेट अ लॉट ऑफ फंड, काफी सारे फंड्स बाहर से आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। ओके, FCRA amendment bill cannot be fully trusted. The urgency with which the central government is attempting to introduce changes to the FCRA is difficult to understand. तो यही उन्होंने कहा मिस्टर शशि थरूर, जो कि केरला से और MP हैं, ठीक है। फिर बाद में बहुत सारे कैथलिक यूनियन से, बहुत सारे क्रिश्चियन के ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये FCRA amendment बिल को विड्रॉ कर लेना चाहिए। उसके बाद मिस्टर किरण रिजिजू जो है, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने श्योर किया कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा जेन्युइन एनजीओस को। दैट इज व्हाट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर सेड, ठीक है।
सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास, हम लोग स्टॉप कर रहे हैं. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम लोग इस पर और भी बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे, आपको काफी बेनिफिशियल होगा. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.